चलो, तो अभी तक के अपन ने टोटल 3 किंगडम पढ़ लिए। क्या क्या है वो 3 किंगडम? तो सबसे पहला किंगडम अपन ने पढ़ा मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम पढ़ा जिसमें पर्टिकुलरली अपन ने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। और इस किंगडम में अपन ने 2 टाइप पढ़े। एक पढ़ा आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया, इस आर्के बैक्टीरिया में भी 3 टाइप्स थे। इस आर्के बैक्टीरिया में भी 3 टाइप थे, अगर तुम लोगों को पता हो तो। एक है हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स, एक है थर्मोएसिडोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, और एक है मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस। तो ये तुम लोगों को इस टाइप के क्लासिफिकेशन करने के लिए बोल रहा था मैं। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले अपन ने मोनेरा किंगडम पढ़ा है। मोनेरा किंगडम अपन ने पढ़ा, इसमें पर्टिकुलरली पढ़ा जाता है बैक्टीरिया के बारे में। इसमें एक कैटेगरी होती है जिसको बोला जाता है आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया में 3 टाइप होते हैं, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथेनोजेंस। फिर सेकंड कैटेगरी इसमें होती है, सेकंड कैटेगरी होती है यू बैक्टीरिया। चलो, तो यहाँ पे मोनेरा किंगडम खत्म। फिर सेकंड किंगडम जो स्टार्ट होता है, ये सेकंड किंगडम है प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम स्टार्ट होता है। अब अगर प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में बात करूं तो प्रोटिस्टा किंगडम के 5 टाइप्स होते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम के 5 टाइप्स होते हैं। देखते हैं क्या क्या 5 टाइप्स है। तो प्रोटिस्टा किंगडम की जो टाइप है वो है क्राइसोफाइट्स। फिर क्राइसोफाइट्स के बाद है डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स। फिर डायनोफ्लैजिलेट्स के बाद आते हैं स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स। फिर इसके बाद आते हैं यूग्लेनॉइड्स, यूग्लेनॉइड्स। और फिर आते हैं प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स। और फिर प्रोटोजोन्स के बाद 4 सब कैटेगरीज होती है। ये 4 सब कैटेगरीज क्या है? तो एक है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, एक है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, फिर एक है अमोइबॉइड प्रोटोजोन्स, अमोइबॉइड प्रोटोजोन्स, और लास्ट वाले जो है इनको बोला जाता है स्पोरोजोन्स। चलो, तो ये अपन ने 4 अलग अलग कैटेगरीज पढ़ी है किसके अंदर? प्रोटोजोन के अंदर। अब इसके बाद अपन ने थर्ड किंगडम भी पढ़ लिया है जिसका नाम है फंजाई किंगडम। फंजाई किंगडम भी अपन ने कल पढ़ के खत्म कर दिया है। इस फंजाई किंगडम के 4 टाइप्स होते हैं। क्या क्या 4 टाइप्स है? चलो इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप होता है फाइकोमाइसाइट्स, फाइकोमाइसाइट्स होता है सबसे पहला टाइप। सेकंड टाइप होता है बेसिडियोमाइसाइट्स, बेसिडियोमाइसाइट्स होता है। फिर इसका अगला टाइप होता है एस्कोमाइसाइट्स, एस्कोमाइसाइट्स। और फिर एस्कोमाइसाइट्स के बाद होता है इसका एक अगला टाइप जिसको बोला जाता है डिटेरोमाइसाइट्स। चलो, तो अब अपन जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है वायरसेस। ये जो टॉपिक अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है वायरसेस। चलो, वायरस के बारे में अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब सबसे पहली बार जब अपन वायरस के बारे में बात करते हैं तो पता है तुम लोग को बताता हूँ, वायरस को किसी भी किंगडम में जगह नहीं दी गई है। टोटल अपन कितने किंगडम पढ़ते हैं? टोटल अपन पढ़ते हैं कि टोटल अपने पास 5 किंगडम प्रेजेंट है। 5 किंगडम में क्या क्या है? 5 किंगडम में मोनेरा है जिसमें अपन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांट है और एनिमल है। ये 5 किंगडम के अंदर दुनिया में पाए जाने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ये 5 किंगडम के अंदर है। क्या बोल रहा हूँ? फिर से सुनना, दुनिया में पाए जाने वाले सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ये 5 किंगडम के अंदर प्रेजेंट है। या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट होगा, या एनिमल होगा, या तो फंजाई होगा, या प्रोटिस्टा होगा, या फिर क्या होगा, या तो वो मोनेरा होगा। बट अब जब बात करते हैं अपन वायरसेस की, तो वायरसेस को पता है किसी भी किंगडम में जगह नहीं दी गई है। वायरस को किसी भी किंगडम में जगह नहीं दी गई है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों यार, वायरस ने क्या गलती की है, या वायरस को क्यों किसी किंगडम में जगह नहीं दी गई? इसका आंसर बताता हूँ, इसका रीजन बताता हूँ तुम लोगों को। वायरस को पता है किसी भी किंगडम में जगह इसलिए नहीं दी है क्योंकि वायरस जो है, इसको अपन क्लियर नहीं बता सकते कि वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। चलो, सबसे पहली चीज तो मैं बताता हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ। ये वायरस जो होते हैं ये कैसे होते हैं? ये होते हैं पैरासाइटिक। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं पैरासाइटिक। मतलब ये टोटली किस पे डिपेंड करते हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने ग्रोथ के लिए, या फिर अपने आप को डेवलपमेंट, अपनी ग्रोथ करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अब एक चीज बताता हूँ, अगर वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है, जैसे मान लो ये एक एक्स पर्सन है, ये मान लो कोई आदमी है, एक एक्स पर्सन है। अगर वायरस इस एक्स पर्सन के बाहर है, वायरस अगर इस एक्स पर्सन के बाहर है, तो मैं बोलूंगा कि ये वायरस जो है ये नॉन लिविंग है, क्योंकि कुछ करता ही नहीं है। वायरस अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है तो वो कुछ भी काम नहीं करता, बस पड़ा है तो पड़ा है, वैसा का वैसे ही पड़ा है, और कुछ टाइम बाद इवन कुछ फिजिकल फैक्टर्स के कारण वो नष्ट भी हो जाता है या खत्म हो जाता है। तो वायरस अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है तो वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं करता है। बट अगर वायरस एक बार लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आ गया,
अगर वायरस इस एक्स ऑर्गेनिज्म के या इस एक्स पर्सन के अंदर आ गया तो पता है ये क्या करता है, इस एक्स पर्सन के अंदर आने के बाद ये फटाफट अपनी ग्रोथ करना चालू कर देता है उस पर्सन के अंदर। और जब ये उस पर्सन के अंदर ग्रोथ करना चालू कर देता है तो क्या होता है, उस पर्सन में डिसीज देखी जाती है, उस पर्सन में सिम्टम्स देखे आते हैं एक पर्टिकुलर डिसीज की जो वायरस से होती है। तो वायरस की बात करूं मैं तो वायरस को किसी भी किंगडम में जगह नहीं दी गई है, याद रखना तुम लोग, वायरस को किसी भी किंगडम में जगह नहीं दी गई है। इसका रीजन सिंपली ये है कि अगर वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है तो वो एक नॉन लिविंग मटेरियल है क्योंकि वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं करता है। बट अगर वायरस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है तब वो एक्टिविटी शो करता है और फटाफट ग्रोथ करता है और ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, डिसीज कॉज करता है। तो चलो अब अपन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं वायरस के बारे में। एक एक करके अपन वायरस की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, समझते हैं वायरस क्या है, कैसे होते हैं वायरस, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। चलो इनके बारे में अपन समझते हैं और सभी लोग तुम लोग ध्यान दोगे वायरसेस के बारे में। तो अब इधर ध्यान दो तुम लोग सभी लोग, देखो तो अब अपन वायरस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो वायरस के बारे में अगर मैं बोलूं तो वायरस का मतलब होता है वेनम, वायरस का मतलब होता है वेनम, या फिर इसको बोला जाता है पॉइजनस फ्लूइड, या फिर इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पॉइजनस फ्लूइड। चलो वायरस का मतलब क्या होता है तो बताता हूँ। वायरस का मतलब होता है वेनम, वेनम मतलब जहर या फिर पॉइजन। ये वायरस को ही बोला जाता है कि वायरस एक तरीके का जहर है या फिर पॉइजन है, या फिर इसको बोला जाता है पॉइजनस फ्लूइड। क्यों? क्योंकि देखो वायरस अगर मेरे बाहर है, मान लो मेरे बाहर ये टेबल है, ये सॉरी मान लो मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड है, अगर व्हाइट बोर्ड पे यहाँ पे वायरस प्रेजेंट है, ये डॉट मान लो वायरस है, अगर वायरस व्हाइट बोर्ड पे प्रेजेंट है तो वायरस मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मतलब वायरस वहां पे है तो वो कुछ भी नहीं करेगा। बट अगर धोखे से ये वायरस मेरे बॉडी के अंदर चले गया तो पता है क्या होगा, ये वायरस अपनी एक्टिविटी मेरे बॉडी के अंदर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, अपनी एक्टिविटी करेगा, अपनी ग्रोथ करेगा, मेरी बॉडी को हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा, मेरी बॉडी में डिसीज कॉज करने की कोशिश करेगा। और इससे क्या होगा, मेरे को डिसीज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा तो मेरे बॉडी में कुछ सिम्टम्स देखे जाएंगे, कुछ बीमारी देखी जाएगी। चलो तो क्या लिखा है मैंने, वायरस क्या है, तो वायरस एक तरीके का वेनम है, जहर है, या फिर इसको बुलाता है पॉइजनस फ्लूइड। और ये जो वायरस है, वायरस को सबसे पहली बार डिस्कवरी की थी, इसके बारे में बताया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था पैस्चर डीजे इवांस्की। तो एक साइंटिस्ट था, एक आदमी था जिसका नाम था पैस्चर डीजे इवांस्की। इसने 1892 में पूरी दुनिया को वायरसेस के बारे में बताया था। इसने 1892 में 1892 में पूरी दुनिया में मतलब बताया था लोगों को कि वायरस क्या होता है, वायरस के बारे में बताया था। अब अगर मैं वायरस के बारे में सबसे पहला पॉइंट लिखना स्टार्ट करूं तो पता है तुम लोग को बताता हूं मैं कि वायरस जो होते हैं ये बैक्टीरिया से भी छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट अपन क्या लिख सकते हैं कि जो वायरस होते हैं ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। चलो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, मैंने लिख दिया फर्स्ट पॉइंट कि वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। वायरसेस जो होते हैं ये बैक्टीरिया से भी स्मॉलर होते हैं। अब ये पता कैसे चला, अपने को पता कैसे चला कि वायरस जो है ये बैक्टीरिया से भी कैसे छोटे हैं। देखो अगर मैं ऑर्गेनिजम्स की बात करूं ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। बहुत ज्यादा माइक्रोस्कोपिक है, इतने छोटे कि अपने को उनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा तब जाके वो अपने को दिखेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो वो है बैक्टीरिया। बट अगर मैं बात करूं वायरसेस की तो वायरसेस जो होते हैं ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। अब अपने को पता कैसे चला कि वायरस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, तो जब बताता हूं मैं। तो पता है क्या किया, एक साइंटिस्ट है, इसने क्या किया था, इसने बनाया था बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। इसने क्या किया, एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर बनाया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था एम.डब्ल्यू. बेजरिंग ने 1898 में एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाया था जिसको बोला गया था बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। ध्यान दो तुम लोग, सभी लोग क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान दो। तुम लोगों ने पता है क्या, एक चीज बताता हूं, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा, मैंने बोला कि वायरस जो होते हैं बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म जो सबसे माइन्यूट या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है वो है बैक्टीरिया। बट ऐसा देखा गया है कि वायरस जो है वो बैक्टीरिया से भी छोटे है। अब पता कैसे चला कि वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे है, तो ये पता तब चला जब एक साइंटिस्ट था एम.जे. बिजिंग करके एक साइंटिस्ट था, इसने 1898 में एक प्रूफ फिल्टर बनाया था जिसको बोला था बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर।
ये एक फिल्टर था। इसमें इसने क्या किया, इसमें इसने वायरस को भी डाल दिया और इसमें इसने किसको भी डाल दिया, बैक्टीरिया को भी डाल दिया। अब ये जो फिल्टर बनाया था, ये फिल्टर पता है कैसा था कि इस फिल्टर से बैक्टीरिया नीचे ट्रांसफर नहीं हो सकते। क्योंकि बैक्टीरिया ट्रांसफर नहीं हो सकते तो क्या किया इसने, इस फिल्टर पे बैक्टीरिया को भी डाला और वायरस को भी डाला। तो इसने जब दोनों को डाल के देखा तो इसने देखा कि इस फिल्टर से वायरस पास होके इधर आ गए। तो इससे क्या पता चला कि वायरस जो है वो बैक्टीरिया से भी क्या है, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म है। तो इसने क्या बनाया था, इसने बनाया था बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। और इस बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के मदद से पता चल गया कि ये जो वायरस है, ये वायरस क्या है, बैक्टीरिया से भी छोटे ऑर्गेनिज्म है। तो ये याद रखोगे तुम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वायरसेस जो होते हैं ये बैक्टीरिया से भी छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब अगर मैं सेकंड पॉइंट के बारे में बात करूं तो वायरस जो होते हैं ये एक तरीके के पैरासाइट होते हैं। तो मैं सेकंड पॉइंट लिख देता हूं कि वायरसेस आर पैरासाइट्स। वायरसेस जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये पैरासाइट होते हैं। अब पैरासाइट का मतलब क्या, तो पैरासाइट का मतलब ये कि वायरसेस जो होते हैं किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं ग्रोथ के लिए, ये डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं। और क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने ग्रोथ के लिए, इसीलिए वायरसेस को बोला जाता है कि ये लोग क्या होते हैं, ये पैरासाइटिक होते हैं या पैरासाइट्स होते हैं। ये हो गया तुम्हारा सेकंड पॉइंट। अब अपन थर्ड पॉइंट के बारे में अगर देखें तो वायरस, अब पहले तो तुम लोगों को एक शब्द के बारे में बता देता हूं, जेनेटिक मटेरियल। एक शब्द है जिसको बोला जाता है जेनेटिक मटेरियल। चलो अपन जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करते हैं, जेनेटिक मटेरियल। अब अगर मैं बात करूं जेनेटिक मटेरियल की, तो तुम लोगों को, सभी लोगों को पता है कि इंसान जो है, इंसानों की अगर मैं बात करूं तो इंसान की जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी हुई है। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट है। और इस क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, तो इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रेजेंट है। और इंसानों की बात करूं तो इंसानों का जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल पता है क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, तभी जाके पेरेंट्स के कैरेक्टर किस में आते हैं, ऑफस्प्रिंग में आते हैं। तो अगर मैं इंसानों की बात करूं, इंसानों की लिविंग ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर इंसानों की बात करूं तो इंसानों के पास जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वो अपने सेल के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम के अंदर होता है और इस जेनेटिक मटेरियल को बोला जाता है डीएनए। तो इंसानों में लिविंग ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलरली इंसानों में क्या जेनेटिक मटेरियल है, इंसानों में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं प्लांट की, बैक्टीरिया की, प्रोटिस्टा की, फंजाई की या फिर एनिमल की, तो सभी ऑर्गेनिज्म, सभी मैक्सिमम सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। बट अब अपन बात करते हैं वायरस की, कि वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो वायरस में अगर मैं बात करूं जेनेटिक मटेरियल की, तो वायरस में जेनेटिक मटेरियल दो अलग अलग टाइप की चीजें हो सकती है। चलो तो अपन देखते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस या फिर इन वायरस लिख सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल वायरसेस में क्या पाए जाते हैं। तो वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं वो या तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है, या तो वो जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, या तो वो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है आरएनए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। देखो क्या होता है, आज अगर मैं जिंदा हूं, पता है आज अगर मैं अपने आप को लिविंग बोल रहा हूं, क्यों लिविंग बोल रहा हूं, क्योंकि मैं सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर पा रहा हूं। और सारी एक्टिविटीज क्यों परफॉर्म कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरी बॉडी है। बॉडी मेरी किससे बनी है, बॉडी मेरी बनी है ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बना है, टिश्यू से। टिश्यू किससे बना है, सेल से। और सेल के अंदर क्या है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के अंदर मेरा जेनेटिक मटेरियल है। और ये जेनेटिक मटेरियल किससे मिला है मेरे को, ये जेनेटिक मटेरियल मिला मेरे को मेरे पेरेंट्स से। तो इंसानों की बात करूं मैं, प्लांट की बात करूं, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं मैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। बट अगर वायरसेस की बात करूं तो वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए पाया जाता है या तो आरएनए पाया जाता है। बट एक और चीज तुम लोग अगर सोच रहे होंगे कि क्या दोनों डीएनए और आरएनए दोनों के दोनों क्या वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाए जा सकते हैं क्या, तो ऐसा नहीं होता है। वायरस के अंदर अगर मैंने बोला कि ये एक्स एक वायरस है, तो इसके अंदर या तो सिर्फ डीएनए होगा या तो सिर्फ आरएनए होगा एज अ जेनेटिक मटेरियल। इनका जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है, बट दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो ये पॉइंट तुम लोग याद रखोगे। तो ये अपना अगला पॉइंट था कि वायरसेस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये क्या होता है, या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। अब अगला पॉइंट मैं लिख देता हूं, नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने लिखा है नो वायरसेस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए
एज जेनेटिक मटेरियल। इसका मतलब क्या है, चलो इसको अपन समझते हैं और देखते हैं। तो मैंने ये जो पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट का मतलब ये है कि आज तक की दुनिया में ऐसा कोई भी वायरस नहीं है जिसके पास डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं जेनेटिक मटेरियल की तरह। तो ये चीज तुम लोग को क्लियर करना पड़ेगा। क्या चीज क्लियर, कि अगर कोई वायरस है तो इसके पास जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या तो जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा। ऐसा कोई भी वायरस नहीं है, आज तक के ऐसा कोई भी वायरस नहीं है जिसके पास डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट है एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो ये अपन ने कुछ पॉइंट्स देखे, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सभी लोग ध्यान देना। अब ऐसा वायरस, ध्यान देना, ऐसा वायरस जो प्लांट में इंफेक्शन कॉज करता है, जो क्या करता है, प्लांट को इन्फेक्ट करता है। सभी लोग ध्यान दो, ऐसा वायरस जो प्लांट को इन्फेक्शन कॉज करता है या प्लांट पे बीमारी कॉज करता है, तो ऐसा देखा गया कि उस वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो था सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है दिमाग में। क्या क्वेश्चन आता है दिमाग में कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मतलब क्या होता है। चलो तो सभी लोग ध्यान देना, सभी लोग ध्यान दोगे, मैं इसको समझाता हूँ और ध्यान से अपन इसको समझते हैं। तो अपन ने कुछ पॉइंट देखे वायरसेस के, क्या क्या देखे एक बार फिर से फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। कि वायरस जो होता है इसको अपन वेनम बोल सकते हैं, मतलब जहर या पॉइजन बोल सकते हैं, या पॉइजनस फ्लूइड बोल सकते हैं। वायरस के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने बताया था, DJ इवांस्की 1892 में। अब वायरसेस की बात करूं मैं, तो वायरसेस जो होते हैं बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। कैसे पता चला, तो ये पता चला बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से। और ये किसने बताया था, तो ये बताया था MW बिजिंग ने 1898 में। इसके बाद वायरसेस जो होते हैं एक पैरासाइट होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। फिर इसके बाद इन लोगों के पास जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। अब ऐसा कोई भी वायरस नहीं होता जिसके पास डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल हो। अब तुम लोगों को एक चीज बताता हूं, ध्यान देना। डीएनए के बारे में जब अपन बात करते हैं, तुम लोग पहले तो एक चीज देखो, सब लोग ध्यान देना। डीएनए के बारे में जब अपन बात करते हैं तो डीएनए का स्ट्रक्चर अगर तुम लोगों ने कभी देखा हो या पढ़ा हो, तो डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाता है। ये उसका एक स्ट्रैंड हो गया, ये उसका दूसरा स्ट्रैंड हो गया, ऐसा स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। ये हो गया डीएनए का स्ट्रक्चर। तो इसमें ये जो है, देखो इधर ध्यान दो, मैं एक स्ट्रैंड को थोड़ा सा डार्क बना रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, एक स्ट्रैंड को थोड़ा सा डार्क बना रहा हूं और एक स्ट्रैंड जो रहेगा इसमें कैसा रहेगा, लाइट रहेगा। तो अगर तुम लोग इस डीएनए को ध्यान से देखोगे तो इस डीएनए में दो स्ट्रैंड प्रेजेंट है। कितने स्ट्रैंड प्रेजेंट है, दो। एक ये वाला स्ट्रैंड हो गया और एक ये वाला स्ट्रैंड हो गया। तो इस डीएनए को अपन बोल सकते हैं डीएस डीएनए। इस डीएनए को क्या बोल सकते हैं अपन, इस डीएनए को बोल सकते हैं डीएस डीएनए। अब ये डीएस डीएनए मतलब क्या हुआ, तो डीएस डीएनए का मतलब हुआ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसका मतलब हुआ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। चलो तो ये चीज क्लियर है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि अगर मैं बात करूं इंसानों की, जानवरों की, प्लांट्स की या फिर वायरस की, तो अगर अपने पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो ये डीएनए कैसा होता है, ये डीएनए दो स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है। ये देखो, ये हो गया उसका एक स्ट्रैंड, जिसको लिख दिया मैंने 1, और ये हो गया उसका दूसरा स्ट्रैंड 2। तो टोटल कितने स्ट्रैंड है डीएनए में, 2 स्ट्रैंड है। इसीलिए डीएनए को बोला जाता है कि ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये एक डीएस डीएनए मॉलिक्यूल है। अब डीएस डीएनए मतलब क्या, तो इसमें डबल स्ट्रैंडेड प्रेजेंट है, 2 स्ट्रैंड प्रेजेंट है इसमें, इसीलिए इसको बोला जाता है डीएस डीएनए। चलो उसी तरीके से आरएनए, आरएनए जो होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है एसएस आरएनए। एसएस आरएनए का मतलब होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का मतलब पता है क्या होता है, कि ये आरएनए जो होगा ये सिर्फ एक स्ट्रैंड से मिलकर बना होगा। ये हो गया, इसको मैंने लिख दिया, ये लिख दिया मैंने आरएनए। तो ये क्या है, ये सिर्फ एक स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ है, और इस टाइप के मॉलिक्यूल को अपन बोलेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो अपन लोग क्या देख रहे हैं, सब लोग ध्यान दोगे, अपन लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर वायरस इन्फेक्शन कॉज करते हैं प्लांट में, अगर वायरस प्लांट में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, प्लांट में कोई डिजीज कॉज करते हैं, तो क्या देखा जाता है, देखा जाता है कि वायरस के पास जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। चलो तो ये हो गया एक पॉइंट। अब अपन अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो चलो समझते हैं अपन। अब अगर कोई वायरस इन्फेक्शन कॉज करता है किसमें, अगर कोई वायरस इन्फेक्शन कॉज करता है एनिमल्स में, अगर वायरस इन्फेक्शन कॉज करता है एनिमल्स में, तो इसके अंदर क्या क्या जेनेटिक मटेरियल देखा जाता है। तो चलो मैं बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तब इस वायरस के अंदर या तो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एसएस आरएनए, या तो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, मैं लिख देता हूँ, और या तो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है डीएस आरएनए, या फिर जेनेटिक मटेरियल हो सकता है डीएस डीएनए। तो ये कुछ जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं अगर वायरस जानवरों में क्या करता है, डिसीज कॉज करता है।
समझेंगे अपन फिर से, इधर ध्यान दोगे। तो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है, देखो सबसे पहला पॉइंट लिखा था कि अगर वायरस इन्फेक्शन कॉज करता है किसी पेड़ में, पेड़ पौधे या प्लांट में, अगर वो क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, तो उसके पास जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, तब उसके पास जेनेटिक मटेरियल, ऐसा देखा गया है कि उसके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मतलब क्या, उसमें सिर्फ एक स्ट्रैंड प्रेजेंट रहेगा। बट अगर वायरस इंफेक्शन कॉज कर रहा है किसी जानवर को, किसी एनिमल को अगर वायरस इंफेक्शन कॉज कर रहा है, तो वहां देखा गया है कि उस वायरस के अंदर अलग अलग टाइप के जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। तो कुछ कुछ वायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए देखा गया है, कुछ कुछ वायरस के अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देखा गया है, मतलब दो स्ट्रैंड है, ऐसे दो स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ आरएनए देखा गया है, या फिर कुछ कुछ वायरस के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखा गया है। तो अपन ने अभी तक ये 2 पॉइंट देखे वायरस के इंपॉर्टेंट। क्या देखे अपन ने, एक पॉइंट मैंने देखा कि वायरस अगर प्लांट को डिसीज कॉज कर रहा है तो उसके पास जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए उसके पास जेनेटिक मटेरियल है। और अगर वायरस किसको, एनिमल को डिसीज कॉज कर रहा है, तो उसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो अब अपन देख रहे हैं आगे के पॉइंट्स वायरसेस के, कि वायरसेस के और क्या क्या पॉइंट्स है। चलो अब आगे के पॉइंट को अपन देखते हैं और समझते हैं। सभी लोग ध्यान देना, इधर ध्यान दोगे तुम लोग। अब एक चीज बताता हूं मैं तुम लोगों को, ध्यान देना। तो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया में इंफेक्शन कॉज करते हैं, ऐसे वायरस जो किस पे इन्फेक्ट कर रहे हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं, इन वायरसेस को बोला जाता है बैक्टीरियोफेज। इन वायरसेस को बोला जाता है बैक्टीरियोफेज। सभी लोग ध्यान देना, व्हाट इज बैक्टीरियोफेज। अब अगर कोई मेरे से पूछता है ये बैक्टीरियोफेज मतलब क्या होता है, तो मैं बोल दूंगा ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया में क्या कर रहा है, कोई डिसीज कॉज कर रहा है। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया में कोई डिसीज कॉज कर रहा है, उस वायरस का नाम रखा गया है बैक्टीरियोफेज। तो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया में डिसीज कॉज करता है, इसको बोला जाता है बैक्टीरियोफेज। और या फिर इसको बोल सकते हैं अपन बैक्टीरियल वायरस, या फिर इसको बोल सकते हैं अपन बैक्टीरियल वायरस। तो ये याद रखोगे, ये 2 शब्द याद रखोगे। व्हाट इज बैक्टीरियोफेज, तो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज कर रहा है उसको अपन बोलेंगे बैक्टीरियोफेज, या फिर उसको बोलेंगे बैक्टीरियल वायरस। और ऐसा देखा गया है कि ये जो बैक्टीरियोफेज है या फिर बैक्टीरियल वायरस है, इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये क्या होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो ये अपन ने वायरस का एक अगला पॉइंट लिख लिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट तुम लोगों को बताता हूँ वायरस का, ध्यान देना कि जो वायरस होते हैं, इन लोगों के पास एक प्रोटीन का कोट पाया जाता है। इनके पास क्या पाया जाता है, प्रोटीन कोट पाया जाता है। और इस प्रोटीन को बोला जाता है, इस प्रोटीन कोट को बोला जाता है कैप्सिड। और ये जो कैप्सिड होता है, ये बना होता है, इट इज मेड up of small सब यूनिट्स। और इसकी जो छोटी छोटी सब यूनिट्स होती है उनको बोला जाता है कैप्सोमर्स। चलो तो इसका मतलब क्या है, और अब अपन इसको समझते हैं। पहले तो ये प्रोटीन कोड जो होता है ना, ये प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। इट प्रोटेक्ट्स, अपन इसको लिख देते हैं, इट प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड। चलो तो इसका इस पॉइंट का मतलब समझाता हूं, सभी लोग ध्यान देना। देखो ध्यान दो, मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि वायरसेस जो होते हैं, वायरसेस के पास क्या पाया जाता है, प्रोटीन कोड पाया जाता है। और ये प्रोटीन कोड को क्या बोला जाता है, इस प्रोटीन कोड को बोला जाता है कैप्सिड। मैं फिर से बता रहा हूं कि वायरस जो होते हैं, वायरस के पास क्या पाया जाता है, प्रोटीन का एक कोड पाया जाता है। ये प्रोटीन का कोड को बोला जाता है कैप्सिड। और ये प्रोटीन का कोड करता क्या है, तो ये प्रोटीन का कोड जो रहता है, ये उनके न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है, बचा के रखता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या, न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए। तो प्रोटीन कोड का काम क्या है, प्रोटीन कोड डीएनए या फिर आरएनए को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और इसी प्रोटीन कोड को बोला जाता है कैप्सिड। तो ये पॉइंट सब लोग याद रखोगे कि वायरस जो होते हैं, वायरस के पास क्या पाया जाता है, प्रोटीन कोड पाया जाता है। क्या काम है प्रोटीन कोड का, तो प्रोटीन कोड का काम है कि ये उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, जो उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है, उस न्यूक्लिक एसिड को ये क्या करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और ये जो प्रोटीन कोड है, इस प्रोटीन कोड को बोला जाता है कैप्सिड बोला जाता है। और ये जो कैप्सिड होता है, ये कुछ सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसको बोला जाता है कैप्सोमर। चलो मैं बताता हूँ, एक चीज समझाता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूँ टिश्यूज की, अगर मैं बात करूँ ऑर्गन की, तो ऑर्गन किससे मिलकर बना हुआ है, ऑर्गन मिलकर बना हुआ है टिश्यू से। और टिश्यू किससे मिलकर बना हुआ है, टिश्यू बना हुआ है सेल से। तो ये एक अपने को पता चीजें पता है कि जब बहुत सारे सेल आपस में जुड़ेंगे, सेम टाइप के सेल, ऐसे सेल जिनका स्ट्रक्चर भी सेम है और फंक्शन भी सेम है,
अगर बहुत सारे सेल आपस में आके जुड़ेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे टिश्यू, और जब बहुत सारे टिश्यूज आपस में जुड़ेंगे तो ये क्या बनाएंगे, तब ये बनाएंगे ऑर्गन। तो ये चीज तुम लोग को पता है। उसी तरीके से जब बहुत सारे कैप्सोमर्स एक साथ जुड़ेंगे, जब बहुत सारे कैप्सोमर्स एक साथ जुड़ेंगे तब ये बनाएंगे कैप्सिड। और कैप्सिड क्या है, तो कैप्सिड एक प्रोटीन कोट है, और ये प्रोटीन कोट क्या करता है, तो ये प्रोटीन कोट उस वायरस के न्यूक्लिक एसिड को या फिर उस वायरस के जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एक वायरस है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, एक वायरस है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। चलो बैक्टीरियोफेज मतलब ये कौन सा वायरस है, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कॉज करने वाला वायरस है। इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है, इधर ध्यान दो। तो ये हो गया उसका बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरियोफेज वायरस का। अब क्या क्या है ये मैंने क्या बनाया है, तो इस पार्ट को बोला जाता है हेड, इसको बोला जाता है कॉलर, और इसको बोला जाता है टेल। तो ये हो गया वायरस का स्ट्रक्चर। अब ये वायरस के अंदर यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है ये हो गया उसका जेनेटिक मटेरियल, ये हो गया उसका जेनेटिक मटेरियल। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये या तो डीएनए होगा, या तो फिर ये क्या होगा, या तो फिर ये आरएनए होगा। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि इसमें ये प्रोटीन कोड या फिर कैप्सिड क्या है, तो ये जो तुम लोग को दिख रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है प्रोटीन कोड, ये है वो स्ट्रक्चर प्रोटीन कोड, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं कैप्सिड। ये क्या कर रहा है, तो ये वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, जो डीएनए या आरएनए वायरस के अंदर प्रेजेंट है, उस जेनेटिक मटेरियल को ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करके रख रहा है। तो वायरसेस जो है वो इंसानों में कुछ डिसीज कॉज करते हैं। तो देखते हैं अपन ये कौन से डिसीज को कॉज करते हैं। तो जो डिसीज कॉज करते हैं वायरस, उन डिसीज का नाम लिख रहा हूं मैं। स्मॉल पॉक्स एक डिसीज है, स्मॉल पॉक्स नाम की एक डिसीज कॉज करते हैं। हर्प्स नाम की एक डिसीज कॉज करते हैं। इन्फ्लुएंजा नाम की एक डिसीज कॉज करते हैं, इन्फ्लुएंजा। और एड्स तो तुम लोगों को पता ही है। इसके अलावा भी वायरल फीवर, कोविड-19, ये सब कुछ नई नई डिसीज इसमें ऐड हो चुकी है। तो वायरसेस की बात करूं मैं, तो वायरसेस जो होते हैं वो इंसानों को या ह्यूमंस को कुछ डिसीज कॉज करते हैं। कौन से डिसीज होती है, स्मॉल पॉक्स हो गई, हर्प्स हो गई, इन्फ्लुएंजा हो गई, एड्स हो गई, एक और डिसीज है मम्प्स करके एक डिसीज है। तो ये सारी डिसीज ये कॉज करते हैं इंसानों को। अब अगर मैं बात करूं कि ये प्लांट में जो डिसीज कॉज करते हैं, प्लांट में अगर कोई वायरस डिसीज कॉज करता है तो इस प्लांट में क्या क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं। देखो कभी भी पता है क्या होता है, देखो अगर मैं इंसानों की बात करूं, अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे को कब पता चलता है कि मैं बीमार हूँ, मेरे को पता तब चलता है जब मेरी बॉडी सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती। या तो मेरे को बुखार हो गया, बॉडी में पेन होने लगा, सर्दी खांसी हो गई, या फिर सर दुख रहा है, हेडेक होने लगा, या स्टमक एक होने लगा। जब मेरे को कुछ सिम्टम पता चलता है, जब मेरे बॉडी में कुछ एक्टिविटी होती है और मेरे बॉडी में कुछ सिम्टम या कुछ साइंस पता चलते हैं। मेरे को मान लो मैं 3 दिन से खाना खा रहा हूँ और खाना खाने के बाद मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या हुआ, ये मेरे लिए एक सिम्टम है। क्या सिम्टम है, सिम्टम ये हो गया कि जब भी मैंने खाना खाया मेरे पेट में दर्द होने लगा, ये मेरे को सिम्टम मिल गया। अब जब मेरे को सिम्टम मिलता है तब जाके मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर उस सिम्टम को देखता है, समझता है, और तब जाके वो अपने को दवाई गोली देता है, और तब जाके अपन ठीक होते हैं। तो कोई भी डिसीज को पता कैसे चलता है, कोई भी डिसीज अपने को पता चलती है सिम्टम्स के वजह से, उसके सिम्टम्स, साइंस। जैसे मेरे को खांसी आ रही है, या फिर मेरे को कफ है या फीवर है, तो मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को वायरल फीवर हो गया है, या फिर मेरे को डेंगू हो गया है, या फिर मलेरिया हो गया। ये सब कॉमन सिम्टम्स है इन सब बीमारियों के। तो सिम्टम्स को देख के पता किया जाता है कि अपने को कौन सी डिसीज हुई है। उसी तरीके से प्लांट में भी अगर डिसीज का अगर अपने को पता करना है तो कैसे पता करेंगे, प्लांट्स में अगर अपने को डिसीज के बारे में पता करना है तो उसको भी पता किया जाता है सिम्टम्स की मदद से। अब प्लांट्स में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, अगर किसी वायरस ने, अगर मान लो किसी वायरस ने प्लांट में डिसीज कॉज कर दिया, तो चलो देखते हैं कि प्लांट में क्या क्या सिम्टम्स देखे आते हैं। तो अब सिम्टम्स की तरफ अपन देखेंगे तो प्लांट्स में जो सिम्टम्स देखे आते हैं वो होते हैं लीफ रोलिंग, या फिर अपन बोल सकते हैं कर्लिंग। कई बार क्या होता है पता है, पेड़ों की जो पत्तियां है वो कर्ल होने लग जाती है। देखो नॉर्मली पेड़ की पत्ती कैसी होती है, पेड़ की पत्ती एकदम फ्लैट होती है और ऐसी होती है, और एकदम स्ट्रेट ऐसी रहती है ताकि सनलाइट उस पर इजीली पड़े और वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करे। बट अगर किसी पेड़ को वायरस ने डिसीज कॉज किया है, या फिर वायरस ने कोई इन्फेक्शन कॉज किया है, तो उस पेड़ की पत्तियां जो है वो कर्ल होने लग जाती है, मतलब सिकुड़ने लग जाती है, फिर पेड़ की पत्तियां कर्ल होने लग जाती है, या फिर रोल होने लग जाती है। ये पहला सिम्टम है। सेकंड जो सिम्टम है ये है येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग।
येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग। तो तुम लोगों ने देखा है कई बार कई पेड़ की, मतलब पेड़ पहले क्या था, अभी तक के पेड़ अच्छा था, ग्रीन ग्रीन दिख रहा था मेरे को पेड़, बट कुछ टाइम से वो पेड़ की पत्तियां मेरे को येलो येलो दिखने लगी। अगर पेड़ की पत्ती मेरे को पीली कलर की दिख रही है और एक नहीं बहुत सारी पत्तियां अगर मेरे को पीली कलर की दिख रही है, तो मेरे को पता चल जाएगा ये सिम्टम है। इससे मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ उस पेड़ को किसी वायरस ने क्या किया है, डिसीज कॉज किया है। और इसके बाद मैंने लिखा है वेन क्लियरिंग। वेन क्लियरिंग मतलब पता है क्या होता है, तुम लोगों ने अगर पत्ती देखा होगा तो पत्ती में वेन्स और वेनलेट्स होते हैं, ये होता है वेन और ये होते हैं वेनलेट्स, इनको बोला जाता है वेन्स एंड वेनलेट्स, वेन्स एंड वेनलेट्स बोला जाता है इनको। तो जब भी वायरस किसी पत्ती में या फिर किसी पेड़ में डिसीज कॉज करता है तो उसके ये वेन्स और वेनलेट्स क्लियर होने लग जाते हैं, हटने लग जाते हैं, ये वायरस के अफेक्शन के कारण ये हटने लग जाते हैं। तो क्या क्या सिम्टम्स है, सिम्टम्स है कि अगर लीफ कर्ल हो रही है या फिर रोल हो रही है तो अपने को पता चल जाएगा वायरस ने डिसीज कॉज किया है, या फिर पीली पत्ती हो रही है या फिर वेन्स क्लियर हो रहे हैं तो भी अपने को पता चल जाएगा कि जो पेड़ है उसमें क्या हुआ है, वायरस ने अफेक्शन किया या फिर वायरस ने इन्फेक्ट किया उस पेड़ को। और एक और इसका सिम्टम है ड्वार्फिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, स्टंटेड ग्रोथ। अगर पेड़ एक बोना है, बोना पेड़ है, बोना मतलब पता है क्या होता है, अगर एक छोटा सा पेड़ है, मान लो मैंने एक पेड़ लगाया उसको 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, वो पेड़ की हाइट ही नहीं बढ़ रही। अगर 2-3 महीने ऑब्जर्व किया, मस्त पेड़ में मैं पानी डाल रहा हूँ, मिनरल्स डाल रहा हूँ, सॉइल अच्छी है उसकी, सारी चीज अच्छी है, फिर भी वो पेड़ की ग्रोथ नहीं हो रही है, वो पेड़ बारीक सा है, बारीक सा ही है बिल्कुल। अब क्या हुआ है, तो ये जो स्टंटेड ग्रोथ है, स्टंटेड ग्रोथ मतलब एकदम ग्रोथ रुक जाना, एकदम बारीक सा पेड़ रहना, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं ड्वार्फिंग। ड्वार्फ का भी मतलब होता है छोटा। तो अगर पेड़ की ग्रोथ नहीं हो रही या फिर पेड़ छोटा का छोटा ही है, तब भी मैं बोल सकता हूं कि उस पेड़ को क्या हुआ है, तो उस पेड़ को वायरस ने इन्फेक्ट किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी वायरसेस के बारे में। ये अपन ने सबसे पहले देखा कि वायरस इंसानों में क्या डिसीज कॉज करता है, तो ये कुछ डिसीज के बारे में पढ़ा। फिर इसके बाद अपन ने देखा कि अगर वायरस प्लांट में कोई डिसीज कॉज करता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या साइंस होते हैं या क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिसको देख के अपन पता कर सके कि वायरस ने डिसीज कॉज किया। तो यहाँ पे अपन ने वायरस कंप्लीट कर लिया है, वायरस की पूरी प्रॉपर्टीज, वो क्या डिसीज कॉज करता है, क्या क्या जेनेटिक मटेरियल होता है, ये सारा अपन ने वायरसेस के बारे में पढ़ लिया है। चलो तो इस चैप्टर के अपन लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। अब अगर मैं बात करूं तो अपन ने वायरस कंप्लीट कर चुका है, अब अपन यहाँ पे लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं और अपना लास्ट टॉपिक है वायरॉइड्स। अब ये वायरॉइड्स क्या है, चलो इसके बारे में समझते हैं। तो वायरॉइड्स के बारे में अपन समझते हैं। ये वायरॉइड जो है ये भी एक अपन बोल सकते हैं कुछ एक छोटा सा स्ट्रक्चर है या फिर ये वायरस के तरह दिखने वाले कोई ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, इंसानों में और दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिसीज कॉज करते हैं। तो वायरॉइड्स के बारे में अगर मैं फर्स्ट पॉइंट लिखूं तो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है डिस्कवर्ड, इट इज डिस्कवर्ड बाय, इट वाज डिस्कवर्ड बाय T.O. Danier, T.O. Danier in 1971। तो सबसे पहली बार वायरॉइड्स को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था T.O. Danier। और इसने कब डिस्कवर किया था, इसने डिस्कवर किया था 1971 में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है वायरॉइड्स का, कि वायरॉइड्स को सबसे पहली बार डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम है T.O. Danier। और कब डिस्कवर किया था, इसको डिस्कवर किया था 1971 में। इसका जो अगला पॉइंट है, ये अगला पॉइंट है कि वायरॉइड्स आर स्मॉलर, वायरॉइड्स आर स्मॉलर देन वायरसेस। वायरॉइड्स जो होते हैं ये वायरस से भी छोटे होते हैं। चलो अब भी मैंने बताया कि वायरस जो होते हैं ये वायरस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, बट अब वायरस से भी छोटे ऑर्गेनिजम्स मिल गए और ये कौन है, तो ये है वायरॉइड्स। तो वायरॉइड्स जो होते हैं ये वायरस से भी छोटे होते हैं, ये अगला पॉइंट हो गया। अब इनकी अगर मैं बात करूँ ये कौन से डिसीज कॉज करते हैं, तो ये डिसीज कॉज करते हैं, ये कुछ डिसीज कॉज करते हैं और इन डिसीज का नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। तो ये एक डिसीज कॉज करते हैं जिसको बोला जाता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। फिर से अगर मैं वायरॉइड्स के बारे में बात करूं तो इसको T.O. Danier ने 1971 में डिस्कवर किया। ये वायरस से भी छोटे होते हैं, ये एक डिसीज कॉज करते हैं जिसको बोला जाता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। पोटैटो के प्लांट में एक डिसीज कॉज करते हैं और इस डिसीज का नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो वायरॉइड्स है ना, इन वायरॉइड्स में सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल होता है और ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये जेनेटिक मटेरियल है
फ्री आरएनए। तो ये वायरॉइड्स में जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, ये पाया जाता है फ्री आरएनए। इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये होता है फ्री आरएनए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग को याद है, मैंने बोला था कि वायरसेस में क्या होता है, वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या, डीएनए और आरएनए। वायरसेस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये प्रोटेक्ट करने के लिए इसके पास एक कवरिंग होती है या फिर एक प्रोटीन की कोट होती है जिसको बोला जाता है कैप्सिड। ये मैंने तुम लोग को बताया था कि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, आरएनए है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट रहता है, एक प्रोटीन की कोट प्रेजेंट रहती है और उसी प्रोटीन की कोट को बोला जाता है कैप्सिड। बट वायरॉइड्स में कैप्सिड नहीं पाया जाता है। तो मैं अगला पॉइंट लिख दूंगा, कैप्सिड क्या है, तो कैप्सिड एक प्रोटीन कोट है, कैप्सिड एक प्रोटीन कोट है। तो मैं लिख दूंगा कैप्सिड इज एब्सेंट इन वायरॉइड्स, तो कैप्सिड जो है वायरॉइड्स में एब्सेंट होता है। चलो अगला पॉइंट अगर मैं देखूं तो लास्ट पॉइंट है इनका कि इन लोगों के पास जो आरएनए पाया जाता है, वायरॉइड्स के पास जो आरएनए पाया जाता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द आरएनए ऑफ डीएनए। तो मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, मैं लिख दूंगा आरएनए इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, आरएनए इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। चलो तो ध्यान दोगे तुम लोग, सभी लोग इधर ध्यान दोगे। मैंने लास्ट पॉइंट क्या लिखा है कि इनके पास जो आरएनए पाया जाता है इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा है, बहुत कम है। किसके कंपैरिजन में, वायरसेस के आरएनए के कंपैरिजन में। देखो अगर ये वायरॉइड है, अगर वायरस के आरएनए के बारे में बात करूं, अगर मैं वायरस के आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट निकालता हूं तो वायरस के आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट क्या लिखेगा, ज्यादा लिखेगा। किसके कंपैरिजन में, वायरॉइड्स के आरएनए के वेट के कंपैरिजन में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वायरॉइड्स की। क्या क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसको डिस्कवर किया था टीओ डैनियर ने 1971 में। ये जो होते हैं वायरसेस से भी छोटे होते हैं, ये डिसीज कॉज करते हैं जिसको बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये फ्री आरएनए होता है, मतलब फ्री आरएनए रहता है, ये किसी से भी अटैच नहीं रहता है, फ्री आरएनए होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इनके पास प्रोटीन की कोट एब्सेंट रहती है जिसको बोला जाता है कैप्सिड। और एक और चीज कि इन लोगों का जो आरएनए इनके पास पाया जाता है, इस आरएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट है, ये मॉलिक्यूलर वेट छोटा होता है या कम होता है एज कंपेयर टू वायरसेस।